एंड नाउ लास्ट दैट इज अ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक बार जरा रीडिंग लगाएं। मैंने आपको बच्चों लिख के दिया है, दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट accounting transactions should be recorded in objective manner, free from personal bias of either management or the accountant who prepare the accounts. It is possible only when each transaction is supported by verifiable documents and voucher such as cash memo, invoice, sales bill, pay in slip, etc. बच्चों ये जरूरी है कि जो आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिवली कॉन्सेप्ट को फुलफिल करें। और ये तभी हो सकता है जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय उन तमाम ट्रांजेक्शन को प्रॉपर एविडेंस के साथ रिकॉर्ड करें। कोई भी ट्रांजेक्शन आप जब रिकॉर्ड करें तो वो प्रॉपर इनवाइस या फिर आपने जो भी बिल बनाया है या पे स्लिप है, उन पे स्लिप और बिल या इनवाइस या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। किसी भी तरह से आपके ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट या मैनेजमेंट के पर्सनल व्यू से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट जो कहता है कि आप अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रख के रिकॉर्ड करें। आप अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को जानने के लिए, अपने प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें विद एविडेंस, विद प्रूफ। इट मींस कोई भी ट्रांजेक्शन फर्जी रिकॉर्ड ना करा जाए। यह है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको अगले सेगमेंट की तरफ ला रहा हूं एंड दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आइए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बच्चों एक सीधे सीधे मैं आपको अगर बताना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये होता है बाय लॉ और ये होता है बाय एग्रीमेंट बिटवीन द अदर पार्टीज। जब आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो जो तमाम पार्टी के साथ आपकी डील्स है, एग्रीमेंट्स है, उन एग्रीमेंट के बिहाफ पे जो भी रूल्स बनते हैं उन रूल्स को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए एंड दैट इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और ये होता है बाय लॉ जिसे आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। जरा पढ़िए, मैंने आपको डेफिनेशन में भी दे रखा है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस मे बी डिफाइंड as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among the accountants. It should be remembered that there will be difference in accounting concept and accounting conventions, as accounting concept have legal acceptance while accounting conventions are guideline based upon custom or usage or general agreement. Following are the main accounting conventions. तो बच्चों ये जो अकाउंटेंट ने जिस कंसर्न में जॉब कर रहे हैं उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उन एग्रीमेंट के बेसिस पे जो भी गाइडलाइन डिसाइड की गई है उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। एंड बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वेंशंस एंड दैट इज कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर, conventions of materiality, and last one is conventions of conservatism. चलिए आइए बात करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कहते हैं कि जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करें, जब आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं
तो हर वो ट्रांजेक्शन, हर वो इवेंट्स आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना चाहिए, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के लिए जानना जरूरी है। एज ए अकाउंटेंट आप ऐसी कोई बात छुपाएंगे नहीं जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के लिए जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फुल डिस्क्लोजर की बात करूं, अगर सपोज के लिए बच्चों मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉयज की वर्किंग आवर में डेथ हो गई। एक एम्प्लॉय, एक वर्कर कह लीजिए, वो एक मशीन में वर्क कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली कैसे भी करके मिस हैंडलिंग हो गई या क्या हो गया, वो वर्कर मशीन में एक्सीडेंट्स हो गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। मिस हैंडलिंग की वजह से या जैसे भी हो, उस वर्कर की मशीन में वर्किंग ड्यूरेशन में, वर्किंग के टाइम डेथ हो गई। अब उस वर्कर के फैमिली मेंबर ने हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि सर, हमारा फैमिली का एक मेंबर जो आपकी कंपनी में वर्कर था, वो आपके यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहा था, मशीन में काम कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली मशीन में एक्सीडेंट्स हुए और एक्सीडेंट्स के दौरान मेरे उस फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, लिहाजा हमें कंपेंसेशन चाहिए। और उन्होंने कंपनी के ऊपर कंपेंसेशन के लिए केस कर दिया। अब नो डाउट आप शायद ये बात जानते भी हो कि अगर किसी एम्प्लॉयज की वर्किंग आवर में डेथ होती है, वर्किंग के ड्यूरेशन में डेथ होती है, तो कंपनी उसको क्लेम देगी, ये कंपनी की लायबिलिटी है। अब उस वर्कर के फैमिली मेंबर ने हमारी कंपनी के ऊपर केस कर दिया और सपोज करो वो मेरे से 50 लाख रुपीस का कंपेंसेशन मांग रहे हैं, और अब 50 लाख का हैवी कंपेंसेशन ना देना पड़े, इसके लिए मैंने क्या किया, उनके ऊपर क्रॉस केस कर दिया। और मैंने कहा सर, वो एम्प्लॉइज ने मिस हैंडलिंग करी, वो एम्प्लॉय नशे में फैक्ट्री में आया था, बियर पी के शराब पी कर आया था, और इसकी वजह से वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाया, उसने उल्टा मेरी कंपनी में नुकसान करा दिया, मेरी मशीनें डैमेज करा दी। वो बंदा नशे में था, इस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है और इस वजह से मुझे कंपेंसेशन नहीं देना चाहिए। मैंने उसके ऊपर क्रॉस केस कर दिया। अब मामला कोर्ट में पहुंच गया। वर्कर के फैमिली कंपनी से कंपेंसेशन मांग रहे हैं और कंपनी कंपेंसेशन देने से मना कर रही है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि सर, वर्कर ने नशे कर रखे थे, उस नशे के दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से हम कंपेंसेशन देने के लिए लायबिल नहीं है। अब मामला कोर्ट में है। नो डाउट अगर मैं कल को कोर्ट में केस हार गया तो मुझे उसके फैमिली मेंबर को जो भी कंपेंसेशन तय होगा वो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये हमारी लायबिलिटी है। लेकिन सोच के देखिए, लायबिलिटी आज की डेट में मेरे ऊपर जनरेट नहीं होगी। अगर मैं केस हार गया तब ये लायबिलिटी मेरे ऊपर आएगी। आज की डेट में लायबिलिटी मेरे लिए थोड़ी है। तो फिर एज अ अकाउंटेंट, जो बंदा मेरी कंपनी में अकाउंट मेंटेन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो सब कुछ मेंशन करने के बाद, फाइनल स्टेटमेंट बनाने के बाद नीचे एक फुटनोट के रूप में ये बात को मेंशन करे कि कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है, जिसमें कल को अगर कंपनी केस हार गई तो कंपनी को अपने वर्कर के फैमिली वालों को कंपेंसेशन के रूप में 50 लाख रुपीस या कंपेंसेशन अमाउंट जो भी तय होगा वो अमाउंट देना पड़ेगा। याद रखिए, ये इंफॉर्मेशन कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए जानना जरूरी है। आफ्टर ऑल, जिन बंदों ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो देखना चाहते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो जानना चाहते हैं कंपनी की लायबिलिटीज क्या है। नो डाउट आज ये लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, बट लायबिलिटी कल को आ सकती है, इसलिए इन्वेस्टर को जानना जरूरी है कि क्या कंपनी के ऊपर कोई रिस्क है। अगर है तो ये बात उनको पता होनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि सर ये तो बहुत बड़ा रिस्क है और इसकी वजह से कंपनी में बहुत बुरी पोजीशन आ सकती है, तो वो चाहे तो हमारी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके यहां से निकल भी सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, जब उन्हें कंपनी की इस रियलिटी के बारे में पता चलेगा। और ये कब पता चलेगा, जब कंपनी का अकाउंटेंट या जो भी बंदे कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं वो इस बात को भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करें। लेकिन याद रखिए, मैं आपको बार बार बोलूंगा कि ये लायबिलिटी कंपनी के लिए आज नहीं जनरेट होगी। ये लायबिलिटी कंपनी अगर केस आ गई तब जनरेट होगी। इसीलिए कंपनी को ये बात स्टेटमेंट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट बनाने के बाद स्टेटमेंट के नीचे फुटनोट के रूप में लिखनी पड़ती है। और ये क्यों लिखनी पड़ती है, ये है उसकी वजह, फुल डिस्क्लोजर, जो क्लियर करता है कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए तो हर वो फैक्ट जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के लिए जानना जरूरी है, आप उसे डिस्क्लोज करेंगे। आप जानबूझकर कोई भी इंपॉर्टेंट बात छुपाएंगे नहीं। दैट इज द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी।
कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी कहते हैं कि जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें, तो हर वो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तो दिखाएं, बट नॉन इंपॉर्टेंट चीजों को, इमैटेरियल फैक्ट को आप इग्नोर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इग्नोर करें, इमैटेरियल फैक्ट शो करें बट इमैटेरियल फैक्ट इग्नोर कर दें, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाला यूजर आपके स्टेटमेंट को पढ़कर बोरिंग ना फील करे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। बच्चों, मैंने अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया, मैं फर्नीचर अकाउंट बनाता हूं। मशीन परचेज किया, मशीन अकाउंट बनाऊंगा। बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग अकाउंट बनाऊंगा। मैंने अपने बिजनेस के लिए सपोज करिए ये पेन परचेज करा, तो सोच के देखो क्या मैं पेन अकाउंट बनाऊंगा। इरेजर परचेज किया, क्या मैं इरेजर अकाउंट बनाऊंगा। शार्पनर परचेज किया, क्या शार्पनर अकाउंट बनाऊंगा। नहीं सर, पेन, इरेजर, शार्पनर, इन सबको ऐड करते हुए मैं इन सब के लिए एक अकाउंट बनाऊंगा, स्टेशनरी अकाउंट, और उसी में पेन, इरेजर, शार्पनर सारे खर्चे दिखा दूंगा। ऐसा मैं क्यों करता हूं? अपने इसी कॉन्सेप्ट की वजह से, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, जो कहता है कि बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको उनके इंडिविजुअल नाम से मत दिखाएं, वरना बिजनेस में तो हजारों लाखों खर्चों की लाइन लग जाएगी और फिर पढ़ने में भी बोरिंग होगी। तो आपकी अकाउंट्स बुक, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोरिंग ना हो, इसकी वजह से यह जरूरी है कि इमैटेरियल फैक्ट को इग्नोर कर दें और केवल मैटेरियल फैक्ट को ही शो करें। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं स्टेशनरी अकाउंट बनाऊंगा और उसी में इरेजर, शार्पनर, पेन, पेंसिल सारे खर्चे उसी में दिखा दूंगा स्टेशनरी अकाउंट के नाम से। दैट इज अ कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। इज दैट क्लियर? एंड नाउ लास्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि जहां तक एक्सपेंसेस और लॉसेस का सवाल है, दैट विल ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर कंफर्म और एंटिसिपेटेड। अगर लॉसेस या एक्सपेंसेस कंफर्म है तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाओ ही, अगर एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, तो भी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। बट इनकम के मामले में आपका ये रूल्स कहता है कि इनकम आप अपने इनकम के रूप में तभी दिखाएं जब वो कंफर्म हो गई हो। अगर किसी इनकम के मामले में आपको डाउट है कि मे बी मे नॉट बी, तो सॉरी, आप उस इनकम को इनकम के रूप में नहीं दिखाएंगे। एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर दैट विल बी कंफर्म और एंटिसिपेटेड, बट इन केस ऑफ इनकम शो ओनली व्हेन इट इज कंफर्म। एंटिसिपेटेड इनकम आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यह है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएं, चाहे वो कंफर्म हो या एंटिसिपेटेड हो। लेकिन इनकम के मामले में आप अपनी इनकम को इनकम के रूप में तभी दिखाएंगे जब वो इनकम कंफर्म हो गई हो। अगर किसी इनकम पर डाउट है, आपको लगता है वो इनकम आपको अर्न भी हो सकती है, नहीं भी, तो आप उसे अपनी इनकम के रूप में शो नहीं करेंगे। एक एग्जांपल, सपोज करिए ड्यूरिंग द ईयर मैंने 5 लाख रुपीस का गुड सेल किया है, इसके अलावा 1 लाख रुपीस का मैंने सेल किया है ऑन ट्रायल बेसिस, यानी कि कस्टमर ने मेरे से कहा कि सर कुछ दिन इसको ट्रायल पे यूज करेंगे, अगर प्रोडक्ट पसंद आ गया तो हम इसको खरीद लेंगे, वरना हम आपका रिटर्न कर देंगे। ट्रायल का जो पीरियड था उसके आने के पहले मेरे को अकाउंट बुक क्लोज करना पड़ रहा है, तो अकाउंट बुक क्लोज करने की डेट पर कंफर्म ने अभी इस सेल को कंफर्म नहीं किया है कि वो ये गुड्स खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो हम अपनी इनकम के रूप में याद रखिए इस तरह की सेल को नहीं दिखाएंगे। हम केवल वही इनकम दिखाएंगे जो कि कंफर्म हो गई है। अगर किसी इनकम पर कोई डाउट है तो उस इनकम को शो नहीं करते। लेकिन जहां तक एक्सपेंसेस और लॉसेस का सवाल है, ऑलवेज उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाते हो। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए हमारे को किसी डेटर्स से, तमाम कस्टमर से 5 लाख रुपीस कलेक्ट करने, तमाम कस्टमर से 5 लाख रुपीस कलेक्ट करने हैं, बट सपोज करो इसमें से 10% कस्टमर पे मुझे डाउट है। मुझे लग रहा है कि वो बंदे मुझे बहुत टहला रहे, सर आज पैसे देंगे, कल पैसे देंगे, ये है वो है, दुनिया भर के नाटक है। उन्होंने साफ साफ मना नहीं किया है, लेकिन मुझे लग रहा है उनकी नीयत देख करके कि शायद वो मेरे को पैसे नहीं देने वाले। 5 लाख के कुल कस्टमर के बैलेंस हैं और मुझे 10% कस्टमर पर डाउट है कि शायद इनसे पैसे नहीं मिलेंगे। तो 5 लाख का 10%, यानी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद मेरे को 50,000 रुपीज डूब जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये है एंटीसिपेटेड लॉस। अभी कस्टमर ने साफ साफ नहीं कहा कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, बट मुझे लग रहा है कि पैसे डूब जाएंगे। कोई बात नहीं, इस कॉन्सेप्ट की वजह से आपको एंटीसिपेटेड इनकम नहीं दिखानी, बट एंटीसिपेटेड लॉसेस और एक्सपेंसेस दिखाना पड़ता है, और इसी वजह से हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से।
50,000 रुपीज आपका पैसा डूबने की उम्मीद है, आप इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दें। वजह कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आपको डिफाइन करता है। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म की एक्सपेंसेस और लॉसेस अगर एंटिसिपेटेड है तो भी दिखा दीजिए, कंफर्म हो तो भी दिखा दीजिए। इनकम जब कंफर्म हो तभी दिखाइए, एंटिसिपेटेड है तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो ये था बच्चों आपका एक चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बट अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पर्सनली मिलो, आपके डाउट्स जहां भी होंगे मैं उन्हें और बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। बट फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक केयर।